गुप्ता। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अब यूपी में रहना है तो कायदे में रहना होगा, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री को अपराध और अपराधियों से सख्त नफरत है। आए दिन प्रदेश में ठाए ठाए देखने को मिलती है, ढूंढ ढूंढ कर अपराधियों का अंत किया जा रहा है। ऐसी कोई रात नहीं होती जब पुलिस की गोली की बंदूकें ना गरजती हों। संदेश बिल्कुल क्लियर है, योगी राज में अपराध नो मोर। आखिर क्यों सियासत पुरजोर? उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों पर काल बनकर टूट रही है। पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए। शामली में यूपी एसटीएफ ने मुस्तफा कग्गा गैंग के 4 बदमाशों को एक साथ मार गिराया। एनकाउंटर में अरशद, मंजीत और सतीश नाम के कुख्यात बदमाश ढेर हो गए। इस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर सुनील को भी गोली लगी है। अपराधियों पर एक्शन लेते हुए प्रतापगढ़ से लेकर आगरा तक में पुलिस की बंदूकें गरजी। पुलिस के एक्शन से अपराधियों में डर का माहौल है, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई पर जमकर सियासत हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है, योगी राज में अपराधी परेशान, क्यों मचा सियासी घमासान? विपक्ष को अपराधियों से इतनी हमदर्दी क्यों? यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा, बदमाशों का इलाज तगड़ा। योगी का संदेश क्लियर, विरोधियों में क्यों फियर? एनकाउंटर से होगा अपराधियों का इलाज। आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सियासी प्रतिक्रियाएं। ये दिखाता है कि पूरे सूबे में जो कानून और व्यवस्था की जो परिस्थिति है वो बहुत ही कोलैप्स हो चुकी है। पुलिस फोर्स और जिस तरह से नाकाम है कानून को लागू करने में, चाहे वो रेप मामले हों, चाहे महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले हों, चाहे हत्या के मामले हों, चाहे अपहरण के मामले हों, सुबह शाम एक से ऐसे खतरनाक मामले आते हैं कि हम दूसरा दिन का वाकया वो भूल जाते हैं। लेकिन उसके बाद तुरंत हमें पता चलता है कि इनकाउंटर में मुठभेड़ हो गई। सवाल ये है कि इनकाउंटर से क्या जुर्म रुक पाएंगे? जिस तरह से इनकाउंटर्स हो रहे हैं और वो भी इनकाउंटर्स पीडीए के हो रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि सरकार को माननीय अखिलेश जी ने जो 1090 की व्यवस्था दी थी, माननीय अखिलेश जी ने जो डायल 100 जो अब 112 हो गया है, उसकी शक्तियों को बढ़ाने का काम, पुलिस को का जो राजनीतिकरण हुआ है कि पुलिस कहीं किसी और काम में लगी हुई है, अगर हम ऐसा उससे बचें और जो अखिलेश जी का विजन था पुलिस फोर्स को लेकर और उसको हम मॉडिफाइड करें और ऑफिसर्स को काम करने का मौका दें, तो शायद जुर्म रुक सकता है। लेकिन पूरे देश में सबसे ज्यादा बुरी व्यवस्था है लॉ एंड ऑर्डर की, वो उत्तर प्रदेश में। सरकार इनकाउंटर के नाम पर कानून व्यवस्था सुधारने का दम भरती है, लेकिन आंकड़े जो हैं वो तो बिल्कुल सरकार के दावों के विपरीत है। लगातार दिन पर दिन उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ता चला जा रहा है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सिर्फ जाति और धर्म देखकर इनकाउंटर करने से अपराध नहीं रुकेगा। भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि हर एक मामले में हिंदू मुसलमान धार्मिक ध्रुवीकरण स्टैब्लिश किया जाए। इसीलिए अरशद का इनकाउंटर होता है तो उसका प्रचार और हल्ला गुल्ला होता है, लेकिन तमाम अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर सरकार का हाथ नहीं पहुंच पाता है। कानून व्यवस्था में यदि जाति धर्म देखी जाएगी तो अपराध नहीं रुक सकता। देखिए, जब से योगी जी ने प्रदेश की कमान संभाली है, तब से अपराधी, भ्रष्टाचारी, गुंडे, दबंग प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं या जेलों के बीच। शामली में जो घटना हुई है, शामली में जो मुठभेड़ हुई है, इसने फिर सिद्ध कर दिया है कि कुछ अपराधी अभी फिर उठा रहे हैं। उन मुठभेड़ में जो मारा गया है कितना दुर्दांत अपराध है, ये उसका रिपोर्ट बता रहा है। और उसने जो दुस्साहस किया, जिसमें घायल हुआ है पुलिसकर्मी, ये भी अपने आप में एक घटना है। जितने उनके हौसले बढ़ रहे हैं तो उनको कुचल दिया जाएगा। योगी जी के कहते इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, अपराधी किसी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। तो रिएक्शंस आपने सुन लिए। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से नेता अतुल गहलोत हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राजकुमार पासवान हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता जितेंद्र वर्मा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक राजेश मौर्य हमारे साथ हैं और पूर्व आईपीएस ओपी सागर साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सबसे पहले राजेश मौर्य जी, शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं। क्या कह रहा है सर एनकाउंटर पर आपका एनालिसिस? एनकाउंटर अंतिम विकल्प होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो न्याय की प्रणाली है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है और जो संवैधानिक स्थिति है, उन सब के आधार पर
निश्चित तौर पर हमें इनकाउंटर को सबसे लास्ट में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इनकाउंटर पर ही सबसे ज्यादा जोर देंगे तो भी अपराध कोई रुकने वाला नहीं है। दंड का जो सिद्धांत बना है, दंड के सिद्धांत में भी जो है इस बात को रखा जाता है कि दंड इस तरीके से हो जो समाज में दिखे और जिसका असर इस रूप में हो कि कोई और उस तरीके का अपराध करने की कोशिश न करे। अगर अपराध लगातार हो रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि केवल इनकाउंटर से ही हम उस चीज को मतलब सॉल्व नहीं कर सकते। उसके तरीके उस पर निश्चित तौर पर हमें जो है न्यायपालिका की प्रणाली को भी देखा जाएगा कि क्या न्याय सही समय पर मिल पा रहा है पीड़ितों को। प्रशासनिक व्यवस्था पर देखा जाएगा जो सीधे सुपरविजन में होती है सरकार के, कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो पुलिस अधिकारी है जिनको निर्धारित समय में चार्जशीट दाखिल करनी है, क्या इन्वेस्टिगेशन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर भी पूरा फोकस। अपराधी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए किसी भी कीमत पर, लेकिन जो प्रोसीजर बनाया गया है, जो नियम बनाया गया है, उस नियम को इसीलिए बनाया गया है ताकि समाज में अव्यवस्था न फैले और कानून का सही से अनुपालन हो। लेकिन जिन पर कानून का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी है, अगर उन पर लोगों का भरोसा, जनता का भरोसा नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं वो इल्म कायम करने के लिए, विश्वास कायम करने के लिए कोशिश की जाती है कि इनकाउंटर करा दिया जाए। लेकिन इनकाउंटर में भी वो हमारा उपाय नहीं है और कहीं ना कहीं लंबे समय में, पहले भी एक डिबेट में ये बात आई थी, लंबे समय में वो हमारा कतई जो है हमारा उपाय नहीं है कि हम उस उपाय को ला करके जनता के मन में डर बनाएं या अपराधियों के मन में डर फैलाएं। क्योंकि अगर ये होता, यकीनन योगी राज को कई बार इनकाउंटर राज भी कहने की कोशिश लोग करते हैं, कई बार तमगा देते हैं, लेकिन अगर आप पूरे कार्यकाल को देखें 2017 से अब तक के कार्यकाल को, अगर एनसीआरबी के आंकड़े भी देखें तो वास्तव में अपराध खत्म नहीं हुआ, कम नहीं हुआ है, अगर वो बढ़ रहा है। और मैंने एक बार और डिबेट में कहा था कि बेरोजगारी और अपराध का चोली दामन का साथ होता है। बेरोजगारी बढ़ेगी तो अपराध बढ़ेगा, इसका भी एक असर होता है कि वो हो रहा है। और कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था को, न्यायपालिका की व्यवस्था को, जो उसका भी, क्योंकि न्यायिक जो प्रक्रिया है वो भी इतना देर में होती है कि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय बराबर ही हो जाता है, वो भी नहीं हो रहा है। और ऊपर से कानून को लोग अपनी जेब में रखने लगे हैं, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था में जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं अधिकारी हैं, पुलिस के लोग हैं, उन पर भी तमाम भ्रष्टाचार के और पैसे से खरीदने का जो आरोप लगता है, न्याय को पलटवाने का, और गरीब या कमजोर को कई बार अपराधी घोषित कर दिया जाता है। तो ये जो समाज में व्यवस्था हो रही है, उससे जो मजबूत और दबंग लोग हैं, कहीं ना कहीं कानून का डर उनमें नहीं रह रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार के साथ साथ आम जनमानस में कानून के प्रति एक भरोसा पैदा करना पड़ेगा, और वही चीज नहीं हो पा रही है। क्योंकि अगर आम जनता में भी, स्वतः हमारी नैतिकता में अगर ये सारी बातें आ जाएं तो निश्चित तौर पर अपने आप अपराध का ग्राफ गिरेगा। लेकिन न तो बेरोजगारी कम हो रही है, न ही आम जनता में प्रयास हो रहे हैं, सरकारी या गैर सरकारी संगठन या विपक्ष के द्वारा भी। जिम्मेदारी तो सबकी है, सामूहिक है, क्योंकि जो राजनीतिक दल सत्ता में पहले रहे हैं या सत्ता में आना चाहते हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी समाज और राज्य के प्रति है कि ऐसे अपराधी न पैदा हो, और अपराधी अगर हैं तो उनको एक व्यवस्थित तरीके से दंड दिया जाए और कठोर दंड किया जाए और न्याय प्रणाली शीघ्र की जाए। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। अतुल गहलोत जी, ये कार्रवाई भरोसा पैदा कर रही है या डर? अतुल जी, आपको आवाज आ रही मेरी? जी, एक बार रिपीट कीजिए, आवाज अतुल जी, आपकी वॉइस कट रही है भैया। ये कार्रवाई भरोसा पैदा कर रही है या डर? ये कार्रवाई वास्तव में भरोसा पैदा कर रही है। एक दुर्दांत अपराधी था मुस्तफा का, जो कग्गा जो गैंग था, जो उसके जो व्यक्ति चार जा रहे थे, जब पुलिस ने उनको हाथ दिया, गाड़ी रुकवाने की कोशिश की, तो उन लोगों ने डायरेक्ट पुलिस पर गोलियां बरसाने का काम किया। हमारा एक इंस्पेक्टर सुनील वेदांता गुड़गांव में भर्ती है। अब ये बताइए, पुलिस तो पहले रुकवाने की कोशिश करे, जब कोई पुलिस पर तुरंत गोली चलाएगा तो पुलिस अपनी जवाबी कार्रवाई नहीं करेगी क्या? तो ये तो बात बहुत गलत है कि जिस प्रकार से विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि टारगेट कर करके मारा जा रहा है कुछ लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। दुर्दांत है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो,
अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, अपराधी को जात नहीं होती है। ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। जितेंद्र और वर्मा जी सबसे के पास बड़ी हम चीज ये है, हाँ। सुरक्षा का जहां विषय आता है, उत्तर प्रदेश में हमने माफिया राज को खत्म करने का काम किया है। हाँ। जो बेटी और व्यापारी को उठाने और डराने धमकाने की काम करते थे उत्तर प्रदेश में, हम लोगों ने उन लोगों को खत्म करने का काम किया है। हमने माफिया राज को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी चीज है, जो ये मुस्तफा कग्गा जो गैंग था, इस पर 17 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। जितेंद्र वर्मा जी के पास मैं जा रहा हूं। जितेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। एनकाउंटर पर पहले भी सवाल उठे सर, अब भी उठ रहे हैं। हम अमीक जमाई साहब को सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि पीडीए का एनकाउंटर हो रहा है। एनकाउंटर तो हो रहा है और उसमें भी पीडीए। सर, अपराधियों में भी पीडीए ले आए आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस कानून व्यवस्था को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, सच्चाई बिल्कुल इससे उलट, इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। भाजपा सरकार कानून व्यवस्था को लेकर झूठ फैला रही है। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के झूठ माफी के साथ आपको रोककर मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं। बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लें खुद को। जब नंबर आए तो आप अनम्यूट करेगा, क्योंकि एम्बियंस आ रहा है। बोलिए तो जितेंद्र। कहना यह है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर जो झूठ फैला रही है, एनसीआरबी उस भारतीय जनता पार्टी के झूठ पर से पर्दा उठा रहा है। एनसीआरबी का डाटा कहता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही हैं देश में। और उत्तर प्रदेश में महिलाओं की हत्या, महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ लूट, महिलाओं की हत्या और महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, दलित उत्पीड़न नंबर 1 पे। और बात पीडीए की अभी आपने की, मध्य प्रदेश से एक लड़का आकाश गुर्जर सेना की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश आया था, मथुरा। पुलिस ने रेत माफिया बता के उसका एनकाउंटर कर दिया, मार दिया उस लड़के को। उसकी मां मुख्यमंत्री जी के पास भी गई, डीजीपी के पास भी गई, उत्तर प्रदेश के सरकार के हर उस जिम्मेदार व्यक्ति के पास गई, लेकिन उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। उस महिला ने जब कोर्ट में केस किया, कोर्ट के आदेश पर प्रथम दृष्टया 16 पुलिस वाले उस लड़के की हत्या में दोषी पाए गए। उन पर हत्या का केस दर्ज हुआ। वो 16 पुलिस वाले भाजपा की सरकार के पुलिस वाले जेल में। आज एनसीआरबी कह रहा है कैस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। पुलिस अभिरक्षा में यदि हत्या हो जा रही है तो कानून व्यवस्था कहां बच रही है? वो भले ही अपराधी की हत्या हो गई हो, आप जिसको पुलिस से मरवा पा रहे हैं पुलिस से मरवा दे रहे हैं, जिसको पुलिस से नहीं मरवा पा रहे हैं उसको भाड़े के हत्यारों से मरवा दे रहे हैं। अब किसी पूर्व विधायक की हत्या तो आप नहीं करवा सकते पुलिस से, तो उसके लिए पुलिस की मौजूदगी में भाड़े के हत्यारे विधायक की हत्या कर देते। और केवल यहीं की घटना नहीं, सीतापुर में भी तो एक भाजपा के ही पूर्व विधायक की हत्या कर दी गई थी। लड़कियों को खून से पत्र मुख्यमंत्री जी को क्यों लिखना पड़ रहा है कि लड़के उनको परेशान कर रहे हैं? ठीक है। अमित शाह जी की दूरबीन काम क्यों नहीं कर रही है? दिन दहाड़े पति की मौजूदगी में पत्नी के साथ रेप, ऐसे सैकड़ों मामले में अखबार की प्रतियां सामने रख दूंगा। ठीक है। ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी पीठ थपथपा रही है तो विपक्ष तो अपनी बात से, आवाज से इनकी पोल खोलेगा ना कि क्या कानून व्यवस्था है। ठीक है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जर्जर और ध्वस्त हो चुकी है। इनकाउंटर से कुछ नहीं बदला है। 8 पुलिस वालों की हत्या एक दिन में हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उत्तर प्रदेश के इतिहास में जब डकैत कभी हुआ करते थे, कहते हैं ना डकैतों का राज हुआ करता था, उस समय भी 8 पुलिस वालों की हत्या एक दिन में नहीं हुई है, इनकी सरकार में हुई थी। तो ये न कहे ये कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, पुलिसिया राज स्थापित हो गया है। जिसको चाहे पुलिस उठा के जेल भेज देगी, जिसके चाहे वसूली कर लेगी, जिसके साथ चाहेगी लूट कर लेगी। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस की सच्चाई है।
ठीक है, राजकुमार पासवान जी के पास मैं जा रहा हूं। राजकुमार पासवान जी, अब यही बात है, जब बदमाशी करते हैं बदमाश तब भी सवाल उठता है कानून व्यवस्था पर, और जब उन पर कार्रवाई हो रही है तब पुलिस पर सवाल उठ रहा है। राजकुमार जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मुझे लगता है नेटवर्क इशू है। नहीं, राजकुमार जी की आवाज नहीं आ रही है हम तक। हम एक बार लौटेंगे आपके पास। मुझे लगता है ओपी सागर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपको आवाज आ रही है क्या? जी, ओपी सागर जी, बहुत स्वागत है सर आपका। कैसे देखें सर इन एनकाउंटर्स को हम, चूंकि राजनीति इससे पहले भी देखी और अब भी हो रही है। अपराध करें अपराधी, बदमाश तो फिर कानून पर सवाल, पुलिस पर सवाल तब भी, और एनकाउंटर करे पुलिस, सवाल तब भी। ओपी सागर जी, आप म्यूट हैं, शायद अनम्यूट करिए खुद को। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो अभी तक मैं जान पाया हूँ इतने 36 साल के पुलिस के कैरियर में, वो ये है कि अपराध बढ़ते हैं तो भी पुलिस को सुनना पड़ता है, शासन को भी सुनना पड़ता है कि क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा जो है, जब कभी एनकाउंटर्स होते हैं उस समय भी बड़ी विषम परिस्थितियां होती हैं, क्योंकि एक पक्ष वो जो है वो पुलिस को क्रिटिसाइज करता है। पुलिस के हर मैटर में जो पीड़ित व्यक्ति है वो तो पुलिस की तारीफ करता है, लेकिन जिसने पीड़ा पहुंचाई है वो जरूर पुलिस के खिलाफ रहता है। वो कहता है पुलिस ने गलत कार्रवाई की है। वही पक्ष और विपक्ष का सत्ता में भी है। सत्ता में सत्ताधारी लोग, क्योंकि उनकी ओर से कार्रवाई की गई है, तो वह हमेशा इस बात को जस्टिफाई करेंगे। लेकिन दूसरी ओर जो विपक्ष वाले हैं हमेशा उसकी आलोचना करेंगे, चाहे वो सही हो या गलत हो। देखिए, एनकाउंटर्स अगर वो जायज हैं, जेन्युइन हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 4 मारे जाएं, चाहे 8 मारे जाएं, लेकिन जहां पर ये स्थिति आ जाती है कि एनकाउंटर फर्जी होता है, तो एक भी मारा जाता है, तो उसमें हमेशा प्रश्न उठाया जाता है। और क्योंकि विभागीय जांच होती है, चाहे वो मजिस्ट्रियल जांच हो, चाहे जो है वो मैंने देखा है जुडिशियल जांच भी होती है, और उसके बाद में जैसा भी कहीं दिक्कत आती है, कहीं गलत बात होती है, तो उसमें गलत बात जो है उसको हमेशा ये रहता है कि उस पर कार्रवाई होती है। अभी खुद ही सपा के हमारे माननीय प्रवक्ता कह रहे थे कि वहां पर वो जो है कई लोगों को सजा मिली है। तो ये ऐसी परिस्थितियां जो है हमेशा होती हैं, इसलिए पुलिस वालों को भी कभी भी गलत रास्ता ठीक है सर, चलिए मैं लौटूंगा। आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई, मैं लौटूंगा आपके पास। हम एक बार फिर से पासवान साहब के पास चलते हैं। राजकुमार जी, आपको आवाज आ रही मेरी? आपकी आ रही है आपके पास पहुंच रही है जी, ठीक है सर, मैं चाहूंगा सर रिएक्शन दें आप अपना। उनकी आवाज नहीं आ रही। चलिए राजकुमार जी, फिर से आपको मुझे रोकना पड़ रहा है, माफी के साथ। आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। जितेंद्र वर्मा जी के पास मैं एक बार फिर से जा रहा हूं, उसके बाद मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊंगा, गहलोत साहब के पास। लेकिन जितेंद्र जी, सवाल ये कि जैसा भी जिक्र ओपी सागर साहब कर रहे थे कि जो भी एनकाउंटर होता है उसकी फिर जांच भी होती है, मजिस्ट्रियल जांच उसकी होती है कि एनकाउंटर सही है, फेक तो नहीं था, फर्जी तो नहीं था, किन परिस्थितियों में हुआ, क्या संभावनाएं बनी, आखिर क्यों वो नौबत आई कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी है। गोली चलानी पड़ी तो फिर कैसे
कहां पर गोली लगी, वो सारी चीजें जांच के दायरे में होती हैं। तो क्यों ना एनकाउंटर पर सवाल उठाने के ये मांग की जाए कि जांच हो इसकी, और कड़ाई से जांच होनी चाहिए। अगर उस जांच से भी संतुष्ट नहीं है तो उसका आगे का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, अभी कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें पुलिस ने निर्दोष लोगों को उठाकर जेल भेज दिया। देखिए, पुलिस अताताई हो चुकी है। अभी एक पत्रकार था जिसने नमक पानी में डाल के बच्चे रोटी खा रहे थे। पूरी दुनिया में वो वीडियो प्रचारित हो गया था क्योंकि उसको पुलिस ने जेल भेज दिया था। तो पुलिस कितनी अताताई हो चुकी है कि अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करती है। सही कम गलत ज्यादा कर रही है। पुलिस की स्थिति ये हो गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार को आखिर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को इतिहास में सबसे ज्यादा नोटिस देने का जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, भाजपा की सरकार ने, राष्ट्रीय मानवाधिकार ने सबसे ज्यादा नोटिस इनको दी हैं। पुलिस अभिरक्षा में मौतों को लेकर, महिलाओं के साथ हत्या बलात्कार जैसी घटनाओं को लेकर, ह्यूमन राइट्स ने, तो सोचिए ये किस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस जो है बिल्कुल अताताई हो चुकी है। किसी को भी उठा के जेल भेज दे रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन एनकाउंटर तो सर हर सरकार में होते हैं ना वर्मा जी। एनकाउंटर तो मुलायम सिंह यादव के सरकार कार्यकाल में भी हुए और बहुत ज्यादा हुए, सबसे ज्यादा हुए मायावती की सरकार में हुए, अखिलेश यादव जी की सरकार में हुए। एनकाउंटर तो हर सवाल में सरकार में होते हैं, तो एनकाउंटर पर सवाल हम कैसे उठा सकते हैं? और पुलिस की कार्यप्रणाली पर हम सीधा निशाना साध रहे हैं। सुनिए, जिम संचालक जितेंद्र यादव जो एक फर्जी एनकाउंटर था, इन्होंने उसके गोली मार दी थी, वो बच गया, वो उसका अपना भाग्य था। लेकिन उत्तर प्रदेश ने तो फर्जी पुलिस ने एनकाउंटर किया था ना, तो ये तो सबके सामने सच्चाई सामने आ गई थी। मीडिया के साथियों ने भी वो सच्चाई उजागर कर दी थी। पुष्पेंद्र यादव का एनकाउंटर कर दिया था फर्जी इन लोगों ने। अभी एक संभल में इन्होंने फर्जी एनकाउंटर कर दिया है, जिस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट किया। पुलिस सही कम गलत ज्यादा कर रही है। अत्याचार जो पुलिस कर रही है, हम ही लोग नहीं कह रहे हैं, इनकी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो विधायक हैं हमारे हरदोई के गोपा मऊ के श्याम प्रकाश, वो भी कह रहे हैं। अरे विपक्ष को, आम जनता को छोड़िए, भाजपा के लोगों को। ठीक है, गहलोत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, रखिए। ठीक है सर, 50,000 रुपया देना पड़ रहा है। अतुल गहलोत जी कुछ बात बताना चाह रहे हैं अपनी। ये 50,000 रुपया देना पड़ रहा है भाजपा के नेताओं को। ठीक है, तो सोचो आम जनता की हालत क्या होगी। ठीक है, ये पुलिस की जो अताताई व्यवस्था है, जिस पर तारीफ करते नहीं थक रहे हैं भाजपा के साथी लोग, तो सोचिए आप। ठीक है, अतुल गहलोत जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? अतुल जी, आपको आवाज आ रही है क्या? आज सब नेटवर्क के बाहर है क्या? मैं प्लीज पीसीआर टीम से कहूंगा ये समस्या दूर करें, क्योंकि चर्चा नहीं हो पा रही है ऐसे। आपकी आवाज आ रही है? राजेश मौर्य जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? राजेश मौर्य जी भी चले गए, किसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा हमारा। चलिए जितेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? जी आ रही है मुझे। चलिए आप ही से मैं चर्चा कर लेता हूं और आगे थोड़ा सा फिर बाकी लोगों का इंतजार हम करते हैं। सवाल इससे पहले भी उठते रहे हैं सर, लेकिन जब आप लोग सवाल उठाते हैं तो फिर उधर से सवाल ये उठता है कि आप पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठा रहे हैं। जो जवान सीने पर गोली खाते हैं, कभी छाती, कभी पैरों पर गोली खाते हैं, गोलियों का सामना करते हैं, तो आप उन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, पहली मर्तबा नहीं, बदमाशों के साथ जब मुठभेड़ होती है तो फिर ये थोड़ी ना देखती है पुलिस की ये कौन सी कास्ट का है, कौन सी बिरादरी का, कौन सी जात का है, या फिर अगर वो गोली चला रहा है तो उसका जवाब तो गोली से ही दिया जाएगा। ये बार बार यही बात आती है। फिर देखिए, पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर सवाल है। ये न्यायपालिका है, तमाम कानून है देश में, अपराधियों को सजा देने के लिए भी और अन्य मामलात के लिए भी एजेंसियां हैं। लेकिन जिस तरीके की बर्बरता हुई है, किसी अपराधी के साथ हमारा कोई भी किसी भी तरह का मर्सी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने अपनी पावर का दुरुपयोग किया है, सवाल उस पर है। पुलिस अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सच बोलने वाले लोगों को जेल भेज रही है, जो लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको जेल भेज रही है, फर्जी इनकाउंटर्स कर दे रही है।
ये हम नहीं कह रहे, एनसीआर भी कह रहा है कि यूपी पुलिस फर्जी इनकाउंटर करने के मामले में नंबर 1 में है, कैस्टोडियल डेथ के मामले में नंबर 1 पे है। तो ये तो डाटा बता रहे हैं ना पुलिसिंग की व्यवस्था क्या है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जब कंडीशन इतनी ज्यादा बुरी हो गई तभी तो एनसीआर भी जो डाटा लेके आया उसको देश के सामने उजागर हो गया। भाजपा की जो पुलिसिंग व्यवस्था की सच्चाई थी वो सबके सामने आ गए। अमित शाह जी तो मंचों से चिल्ला चिल्ला के कहते थे, अरे भाई हम तो दूरबीन से देखते हैं, हमको कहीं चैन लूटते हुए कोई महिला नहीं दिखाई दी। अरे आप अच्छे से बढ़िया वाली दूरबीन खरीद लो, उसको लगाओ, सैकड़ों महिलाओं से रोज लगता चैन है लूटी गहलोत जा साहब रही जुड़ है। गए हैं। गहलोत साहब आपको आवाज आ रही है क्या? भाजपा नेता की बेटी की भी चैन लूट ली गई थी दिन दहाड़े, ठीक है ना? तो ये कहना है। ठीक है गहलोत साहब, आपको आवाज आ रही है? अतुल गहलोत जी, अब हमें ही बोलना है पूरी डिबेट में, बाकी सबकी आवाज नहीं आ रही है। अतुल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप बोलिए सर, आप तो हमें दिख रहे हैं, आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। राजकुमार भाई तो पता नहीं कहाँ बैठे हैं। राजकुमार जी आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? आपकी आवाज सर दिक्कत, नेटवर्क इशू आ रहा है आपके साथ। गहलोत साहब हमें सुन नहीं पा रहे हैं लगता है। मैं ओपी सागर जी, वाईफाई लगवाइए, अब डाटा काम नहीं कर रहा है ये अंबानी वाला। लीजिए अब नेटवर्क में भी सर अडानी अंबानी ले आएंगे आप। अरे सर ये नहीं काम चलिए करता लौटूंगा है, आपके पास। वाईफाई मजबूरी में लगवाया। सागर साहब अरे के पास हम वाईफाई चल लेते हैं एक लगवाना बार। पड़ ओपी गया सागर मुझे, जी आपको सर। आवाज आ रही है ना मेरी? जी ठीक आवाज है, आ रही है। ठीक है सर, मैं ओपी सागर जी के पास जा रहा हूं, बाकी लोग के पास फिर हम चलेंगे। जितेंद्र जी अब थोड़ा सा आप रुकिए, सागर साहब को एक बार हम सुन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एक लंबा वक्त दिया है सर सेवा में और तमाम सारे एनकाउंटर देखे हैं, अपनी आंखों से उन्होंने बदमाशों का सामना किया है, कार्रवाइयां की हैं और उन तमाम परिस्थितियों को वो समझते हैं जो फील्ड में बदमाशों के सामने पुलिस की रहती हैं। ओपी सागर साहब, बार बार ये सवाल उठता है कि ये फर्जी एनकाउंटर हुआ है, ये फेक एनकाउंटर हुआ है। आपने बात सही कही कि जो लोग शासन में हैं वो तो तारीफ करेंगे ही पुलिस की, जो विपक्ष में वो सवाल उठाएंगे। लेकिन दुविधा इस बात की हो जाती है कि जब विपक्ष वाले भी सत्ता में आते हैं तब भी तो कार्रवाई उसी तरीके से होती है ना। कार्रवाई करने का तरीका तो पुलिस का एक है, बस सरकारें बदलती हैं। तो पुलिस को आप यहां कहां खड़ा हुआ देखते हैं? अब पुलिस के एक नजरिए से हम देखें तो क्या जवाब पुलिस का होना चाहिए इस पर? पुलिस का एक ही जवाब है कि ये जरूरत होती है, एनकाउंटर्स की जरूरत होती है, क्योंकि जब कभी पुलिस खुद गिर जाती है या फिर अपराधी बहुत हौसले वाला हो जाता है, पुलिस को अटैक कर देता है, फिर उसको साथ के साथ आपसी जो क्रॉस एक्सचेंज फायर का होता है उसमें गोली लगना लाजमी है। क्योंकि देखिए पुलिस ज्यादा ट्रेंड रहती है, वो सही से पोजीशन लेके बदमाशों के ऊपर फायर करेगी। इसीलिए जो है कहा जाता है कि पुलिस को चोट नहीं लगी। पुलिस तो ट्रेंड है और पुलिस जब अपराधी के ऊपर फायर करती है तो वो सही निशाना लगता है और उसके बाद में अपराधी ढेर भी हो जाता है। लेकिन आप देखिए, मेरे सभी जो पैनलिस्ट हैं वो भी जानते हैं कि 90% 99% वही जो है जिनका आपराधिक बैकग्राउंड होता है वही जो है पुलिस के चपेटे में आते हैं। निर्दोष व्यक्ति तो बहुत ही कम। आप सुना होगा इसमें भी, जैसे कल ही का एनकाउंटर है, उसमें देखिए 17 मुकदमे है, एनकाउंटर है, उसमें 1 लाख का इनामी भी है। इसी प्रकार से नक्सलियों के साथ में वहां से कोई प्रश्न उठाता भी नहीं है, नक्सलियों के साथ हुआ है और 12 लोग मारे गए। नक्सली भी ऐसे ही मार देते हैं। वहां पे कहीं पे भी, यहाँ भी देखिए जितने अपराधी हैं, कितने इसने 4 मर्डर किए कग्गा ने, और उसको ये जो है, हम अगर उनको ऐसे अपराधियों को बचाने की कोशिश करेंगे, उनकी तरफ से आवाज उठाने की कोशिश करेंगे, तो एक पुलिस का जो मनोबल है वो गिरता है। पुलिस हतोत्साहित होकर, बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस जो है फिर कार्रवाई करना बंद कर देती है। बहुत सारे मौकों पर ऐसे जहाँ की फायरिंग हो रही हो वहाँ पे वो हाथ बांध के इधर उधर हो जाते हैं। अपना जो शौर्य, उन्हें साहस दिखाना चाहिए, वो कभी कभी नहीं भी दिखाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो उनको वक्र दृष्टि रखे हुए हैं, तुरंत पकड़ लेंगी। जरा सी भी उनकी गलती होगी तो उसको जो है
सजा देंगे और सजा देने की कोशिश करेंगे। इंक्वायरीज होती हैं, अक्सर होता क्या है कि जो दूसरा पक्ष है वो इतने सारे सबूत इकट्ठा कर देता है, भले ही वो झूठे हो, क्योंकि पुलिस के खिलाफ बोलने वाले बहुत मुखर होते हैं, बोलेंगे। और वो जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में पुलिस को सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, लेकिन अपने काम से तो वो मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। पुलिस अपनी कार्रवाई करे, बाकी ठीक है, आलोचना समालोचना सभी चीज की होती रहती है, और अंततः लाभ किसको मिलता है, ठीक है, ये भी जितने सवाल ये कि ऐसे बयानबाजियों से फिर पुलिस का मोरल डाउन ना हो। जितेंद्र वर्मा जी, जब ये बदमाश या अपराधी कोई अपराध करके भागते हैं, किसी को क्षति पहुंचाते हैं, किसी की जान लेते हैं, कहीं लूट खसूट करते हैं, तब तो आप लोग नहीं कहते हैं कि साहब देखिए ये गलत कर रहा है, और अगर गलत करने वाले का एनकाउंटर भी हो गया तब फिर वो पीड़ित हो जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, अपराध लगातार बढ़ा है, इससे कोई भी नहीं बता सकता कि हाँ ये नहीं हुआ है, क्योंकि आंकड़े सब बताते हैं। अपराध बढ़ा है, और अपराध की स्थिति ये रही है कि पुलिस इंस्पेक्टर की भी हत्या हुई थी बुलंदशहर में, हम लोगों को आज भी याद है। और वो माला पहनाने वाले हाथ किसके थे? उस हत्या करने वाले जो लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। जब इंस्पेक्टर के हत्यारे जेल से छूटते तो उनको माला पहनाने वाले हाथ कौन थे? तो अपराधियों को कौन मजबूत कर रहा है, अपराधियों को कौन संरक्षण दे रहा है? बात वही है सर, आरोप प्रत्यारोप ऐसे मामलों पर। और सवाल ये ना जितेंद्र जी, सवाल ये है कि हम अपने अपने तरीके से चीजों को बेहतर अपने हिसाब से फिट कर लेते हैं, सवाल यही है। क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था कि सभी लोग जुड़े और सबसे संपर्क भी हो पाए, बातचीत भी हो पाए, ताकि एक सकारात्मक चर्चा की दिशा हम तय कर पाए। लेकिन मैं माफी चाहूंगा क्योंकि नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया, अभी मुझे विराम लेना होगा इस चर्चा को। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी आपका, ओपी सागर जी आपका, राजेश मौर्य जी आपका, राजकुमार जी आपका, और गहलोत साहब आपका बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। नमस्कार।